वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव। मेरे साथ आप क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जिसमें हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कंप्लीट कर ली है और सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दी गई है। और उसके बाद सेकंड बुक स्टार्ट की है, जिसमें आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अगर आप इन चैप्टर्स को देखेंगे, फर्स्ट आपने करा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, सेकेंड आपने करा इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और थर्ड है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने 3 चैलेंजेस करे थे। यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है और हमें अपने देश के डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है। तो ये सारे के सारे जो गोल्स थे उनको अचीव किस तरीके से किया। फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या करा देखा कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस तरीके से एक एक प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज किया, हमारी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमीशन बनाया गया। सेकंड चैप्टर में आपने देखा कि किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए गए और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई गई। और थर्ड चैप्टर जो कि डेवलपमेंट की बात करता है, सिर्फ इन दोनों गोल्स को अचीव करके तो हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते थे। तो थर्ड चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट कि किस तरीके से हमने यूएसएसआर से इंस्पायर होकर एक प्लान डेवलपमेंट पे फोकस किया, प्लानिंग कमीशन बनाया और उसी प्लानिंग के आधार पर देश का विकास किया। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर मार्क्स की बात करें तो 2 मार्क्स की वेटेज है इसके एग्जाम में। बहुत बाकी अदर चैप्टर के कंपैरिजन ये कम मार्क्स का है, बट 2 मार्क्स का है तो इसलिए हम छोड़ तो नहीं सकते। जिन बच्चों का टारगेट है 100 अचीव करना, 99, 98, तो वो इस चैप्टर को ध्यान से करेंगे। ओके, टॉपिक्स की बात करें तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन, द अर्ली इनिशिएटिव, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नीति आयोग, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम करेंगे पॉलिटिकल कंटेस्टेशन एंड आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। जब हमें आज़ादी मिली, बहुत सारे ऐसे विचार थे जिसपे किसी लीडर के कुछ विचार थे और किसी के कुछ, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स थे डेवलपमेंट को लेकर जिसपे सारे ही लीडर्स अग्री थे। वो कौन से पॉइंट्स थे? इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, promoting social justice, that is removal of poverty and reduction in economic inequalities. In other words, India needed both economic growth as well as social justice. जब आप प्लान की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो प्लानिंग कमीशन जब बनाया गया तो उनके सामने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे और हमारे जितने भी लीडर्स थे वो सब इस बात पे सहमत थे कि हमें एग्रीकल्चर को में डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है, सोशल जस्टिस की सभी बात करते हैं और इसके साथ साथ हमें पॉवर्टी को भी रिमूव करना है और हमारे समाज में, देश में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उसको भी खत्म करना है। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ। हम कैसी ग्रोथ चाहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है, बट हमें साथ साथ सोशल जस्टिस को भी ध्यान रखना है। सोशल जस्टिस इसकी बात किसमें करी गई है? हमारे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। चलो, उसके बाद स्टार्टिंग उड़ीसा के एग्जाम्पल से है। देखो, उड़ीसा आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। अगर बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें उड़ीसा नंबर 1 पे है। आप क्रोमाइट देख लो, उड़ीसा नंबर 1 है। आप बॉक्साइट देख लो, उड़ीसा नंबर 1 है। आयरन, कोल, इन सब में उड़ीसा भारत की जितने भी राज्य हैं उसमें नंबर 1 प्रोडक्शन में है। तो और अगर आप इसमें जो एनसीईआरटी में बताया गया है, तो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच होने की वजह से जो फॉरेन कंपनी थी, जो कोरियन कंपनी थी, वो यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश करना चाहती थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो भी चाहती थी कि इससे एक तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये देश के विकास के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट तो करना ही है और हमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ावा देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे ये कंपनी बनाई जाएगी, जहाँ पे ये स्टैब्लिश होगी, आपने सोचा है कि वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं उनका क्या होगा? उनको तो डिस्प्लेस्ड होना पड़ेगा वहां से, तो उनकी जो लाइवलीहुड वो तो उनसे छिन गई। ये क्या शो कर रहा है? मतलब हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे सोशल जस्टिस नहीं हो रहा। एक का डेवलपमेंट और दूसरे ग्रुप का उसमें नुकसान हो रहा है। क्लियर? यही आपकी एनसीईआरटी बता रही है कि एज द ग्लोबल डिमांड फॉर स्टील इंक्रीजेस, उड़ीसा विच हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ अनटैप्ड आयरन ओर इन द कंट्री इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। नेचुरल रिसोर्सेज अच्छा है, आयरन जो ओर है वो वहाँ पे अच्छी मात्रा में है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कंपनी के लिए, देश के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। द स्टेट गवर्नमेंट होप्स टू कैश इन ऑन दिस अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर आयरन ओर एंड has signed memorandum of understanding with both international and domestic steel makers.
दोनों के साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया स्टेट गवर्नमेंट ने। द गवर्नमेंट बिलीव्स दैट दिस वुड ब्रिंग इन नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ावा दोगे तभी तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी और देश का विकास होगा और हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? ये तो सब अच्छी बात है। देखो एनसीईआरटी का पेज है, ये बॉक्स है। देखो जब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो जो बॉक्सेस होते हैं इनको इग्नोर नहीं करना है। जब भी आप वैसे तो मेरे नोट्स से पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, मैंने कोई भी लाइन स्किप नहीं करी है, ठीक है, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और इन बॉक्सेस को इग्नोर नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। अब देखो, उड़ीसा विलेजर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉस्को प्लांट, वो जो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, मतलब करनी थी, कोरियन कंपनी थी, उसका नाम क्या था? पॉस्को प्लांट। भुवनेश्वर पीपल फेसिंग डिस्प्लेसमेंट बाय द प्रपोज्ड पॉस्को इंडिया स्टील प्लांट इन जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट स्टेज अ डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड द कोरियन कंपनीज ऑफिस हियर ऑन थर्सडे। क्या ये दिखा रहा है कि वहां पे जो ये स्टील प्लांट लग रहा था तो वहां के लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया कंपनी के ऑफिस के बाहर, एंड दे वर डिमांडिंग कैंसिलेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो कंपनी के बीच और जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो साइन हुआ था वो कैंसिल करने की डिमांड वहां की जनता कर रही थी बिटवीन कंपनी एंड द उड़ीसा गवर्नमेंट 1 ईयर अगो। 2005 में हुआ था वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 2005 में वो साइन हुआ था। मोर देन 100 men and women from the ग्राम पंचायत ऑफ ढिंकिया, नुआगांव एंड गड़ककुजंगा tried to enter the office premises, but the police prevented them. And raising slogans, the protests said the company should not be allowed to set up its plant at the cost of their lives and livelihood. अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको यही तो बताई थी कि कंपनी स्टैब्लिश हो रही है लेकिन कुछ लोगों की जो लाइवलीहुड है वो तो उनसे छीनी जा रही है। एंड द डेमोन्स्ट्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय राष्ट्रीय युवा संगठन एंड नवनिर्माण समिति। ये याद रखेंगे कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे? राष्ट्रीय युवा संगठन एंड नव निर्माण समिति। ठीक है, उसके बाद द आयरन ओर, ठीक है, ये गलत लिख गया बेटा, आई विल करेक्ट इट। द आयरन ओर रिसोर्सेज लाई इन सम ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड एंड प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। जो आयरन ओर था जहां पे वो कंपनी स्टैब्लिश होनी थी वो कहाँ था? वो एरिया वो बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया था और ट्राइबल पीपल वहां पे अच्छी संख्या में रहते थे। द ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स दैट द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लाइवलीहुड। जब कंपनी स्टैब्लिश होगी तो हमें अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ से डिस्प्लेस्ड होना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन। ये मैंने आपको बताया था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब हम कर रहे थे सिक्योरिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, जब हम अपने ही देश में किसी भी रीजन से एक राज्य से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिस्प्लेस्ड होते हैं, जाते हैं, चाहे वो उसके पीछे कोई भी रीजन हो, ठीक है, तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर हम एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो क्या है? माइग्रेशन। द एनवायरमेंटलिस्ट फियर दैट माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पोल्यूट द एनवायरमेंट। और अगर इसी तरीके से इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती गई, माइनिंग को बढ़ावा मिला, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता जाएगा। और ये मतलब देखो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो चाह रहे हैं कंपनी स्टैब्लिश हो, गवर्नमेंट भी चाह रही है कंपनी स्टैब्लिश हो क्योंकि नेशनल इनकम को इंक्रीज करना है। लेकिन जो ट्राइबल पीपल हैं उनको डर है अपनी लाइवलीहुड छीनने का, जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनको डर है हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होगा। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट इफ द इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड इट वुड सेट अ बैड एग्जाम्पल ऑफ डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। और अगर हम इस तरीके से इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश नहीं करेंगे तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा नहीं मिलेगा और अदर कंपनीज हम जो दूसरे देश हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जिससे लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें अभी अभी तो आज़ादी मिली है और हमारे पास इतना इनकम सोर्स और इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सिर्फ अपने लेवल पे हम देश का विकास कर सकें जैसे रशिया ने करा था। ठीक है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज में काफी ज्यादा रिच था और उसने पिन से लेकर तार तक सब कुछ खुद ही बनाने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन इंडिया अभी उस कंडीशन में नहीं था, तभी तो हमने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। कुछ सेक्टर्स हमने पब्लिक सेक्टर में रखे और कुछ सेक्टर्स हमने प्राइवेट सेक्टर में रखे। क्लियर? तो ये था उड़ीसा का एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, अब जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है
वो अब हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स के बीच टकराव होता है। हो सकता है एक की आइडियोलॉजी दूसरे की आइडियोलॉजी से कोलाइड करे, ओके, एंड दिस शोज दैट ऑल्दो ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वांट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट तो सभी चाहती हैं, देयर आइडिया ऑफ डेवलपमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर आर लाइकली टू कोलाइड विद दोज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अभी ऊपर वाले एग्जांपल से हमें यही तो समझ में आया कि डेवलपमेंट तो सभी चाहती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट की बात करें तो उसकी नजर में डेवलपमेंट अलग हो सकता है। एक फार्मर की बात करें, वो कहेगा इरिगेशन और जो उन सब में बढ़ावा मिले, ठीक है, उन सब में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन और ज़्यादा वो बढ़े, जिससे कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा अच्छी हो। एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें। तो सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं और डेवलपमेंट तो सभी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है एक का डेवलपमेंट दूसरे के साथ कोलाइड करे, और वो ऊपर वाले एग्जांपल से आपको समझ में आ गया है। इन अ डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजन शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्फ। हमारी कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इतने बड़े डिसीजन ऐसा तो नहीं कि कोई इंडिविजुअल पर्सन ले लेगा, वहां पे तो जनता खुद डिसीजन लेती है, और पार्लियामेंट में जो बैठे लीडर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, हमारे हितों का ध्यान रखते हैं। और कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट बनाते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि इस लॉ का, इस एक्ट का कोई नेगेटिव इफेक्ट किसी दूसरे ग्रुप पे ना पड़े, ठीक है। हो सकता है वो एक के लिए अच्छा हो और दूसरे के लिए बुरा, तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स ऑन माइनिंग, फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट एंड फ्रॉम इकोनॉमिस्ट। आपको सबसे सलाह लेनी है, ठीक है, सबको साथ लेके चलना है। जब भी आप इस तरीके से डेवलपमेंट पे कोई ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं, तो आप एक्सपर्ट्स ऑन माइनिंग उनसे भी सलाह लेंगे, आप जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनकी भी बात मानेंगे, और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी भी बात को ध्यान में रखा जाएगा। Yet the final decision must be a political decision taken by the people's representatives who are in touch with the feelings of the people। और फाइनल डिसीजन कौन लेगा? हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वही है, ठीक है। चलो, almost everyone agreed that the development of India should mean both economic growth and social and economic justice। ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है, और आप भी एग्जाम में जब ये टॉपिक आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप ये मेंशन करेंगे कि हम कैसे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही, बट सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी हो। इट वॉज ऑल्सो अग्रीड दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स देमसेल्फ, दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल इन दिस। नो डाउट बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर वो अपनी अपनी फील्ड में रोल प्ले करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट एक लीड रोल प्ले करेगी। और यही रीजन है कि हमने जब हमें आज़ादी मिली थी, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, और हमने काफ़ी सारे सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर के अंडर रखे। क्लियर? जैसे आपका रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, हैवी इंडस्ट्रीज हो गया लाइक स्टील प्लांट, कोल माइनिंग, ये सब क्या है? ये सब पब्लिक सेक्टर में रखे गए थे, बैंकिंग, इंश्योरेंस। चलो, and there was disagreement however on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice. Was it necessary to have a centralized institution to plan for the entire country? गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है, मतलब ग्रोथ के साथ साथ जस्टिस का भी ध्यान रखेगी। तो क्या जरूरी था कि एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन हो जो पूरी कंट्री पे कंट्रोल करे। एंड मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट एंड रिक्वायर्ड कंसल्टेशंस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूवल ऑफ द पब्लिक। और ये सारे इश्यूज पे पॉलिटिकल जजमेंट की जरूरत थी। पॉलिटिकल पार्टीज, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सारे अभी हम पढ़ के आए हैं लास्ट चैप्टर में, उन सबके अलग अलग विचारधारा हैं, उनको लेके चलना है, और जनता के विचारों का तो हमें ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार की जो पहली जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है? हमारे जनता के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, ठीक है, उनका हित ही, उनकी भलाई ही पहली प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट की। चलो, अब पढ़ते हैं आइडियाज ऑन मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। सबने अपने अपने आइडियाज दिए मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट पे। ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड द रोल ऑफ द स्टेट इन डेवलपमेंट प्रोसेस बिकेम हाईली डिबेटेबल। We had two broad models of development, the liberal capitalist model and the Soviet type planning called the socialist model। Very very important, दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, कोल्ड वॉर वाला, उसमें हमने यूएसएसआर और यूएसए के बारे में पढ़ा। जो यूएसएसआर था उसकी क्या, वो किसका फॉलोअर था? वो सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहा था। जो यूएसए था वो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहा था, ठीक है। और इधर था यूरोप, इधर से आपका यूएसएसआर हो गया, ठीक है, और इधर से आपका यूएसए हो गया। और ये जो ईस्टर्न यूरोप था वो किसके अंडर आ गया? यूएसएसआर की आइडियोलॉजी के अंदर। यहाँ की जो ज्यादातर कंट्रीज थी उन्होंने यूएसएसआर के सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट कर लिया, और
जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी उन्होंने यूएसए के लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया। अब इधर आ गया ये अफ्रीका और ये इधर इंडिया। अब इंडिया भी 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली। अब इंडिया के सामने ये बहुत बड़ा डिबेटेबल मुद्दा था कि हम कौन सा मॉडल अडॉप्ट करें, लिबरल या फिर सोशलिस्ट। फिर इंडिया के हमारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे एंड हमारे जो लीडर हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फाइनल डिसीजन ये लिया गया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करेंगे। कुछ सेक्टर्स हम प्राइवेट सेक्टर में रखेंगे और जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं लाइक रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टील प्लांट, कोल माइन, उन सबको हम पब्लिक सेक्टर में रखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आपको लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल और सोवियत टाइप प्लानिंग, आप वो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, आप वो क्लास देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब हम सबसे पहले करेंगे लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल। चलो स्टार्ट करते हैं। In a capitalist economy, the production and distribution of goods and services depends on the market forces of demand and supply. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो किस पे डिपेंड करती है? मार्केट पे, डिमांड और सप्लाई पे, प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस होता है। एंड दैट इज व्हाई द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज टर्म्ड एज मार्केट इकोनॉमी। इसी को तो मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होगी वो किसके बेस पे होगी? डिमांड और सप्लाई के बेस पे। इनकी जो प्रायोरिटी है मेन प्रॉफिट है, ठीक है। और जो पब्लिक सेक्टर है उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो प्रॉफिट नहीं होता, वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है, जो यूएसएसआर ने किया था। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द स्टेट्स रूल वुड बी मिनिमल। ध्यान से समझेंगे, जब हम कैपिटलिस्ट लिबरल पढ़ते हैं तो वहां पे स्टेट का कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत मिनिमल होता है। क्लियर? एंड दिस सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन प्रिवेल्ड इन यूएसए एंड इन होल ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अभी मैंने आपको बताया कि यूएसए और जो वेस्टर्न यूरोप वाली जो कंट्रीज थी उन्होंने लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया। मेनी ऑफ आवर लीडर्स एंड इकोनॉमिस्ट वर इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग फ्री इकोनॉमी ऑफ दिस टाइप। अब हमारे देश में भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो क्या चाहते थे कि लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया जाए और जो स्टेट कंट्रोल हो मिनिमल हो, तभी हम देश का विकास ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे और हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो। क्योंकि और ये बात सही भी है, देखो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं तो कंपटीशन ज्यादा होता है, ठीक है, और प्रॉफिट के उसमें वो ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, मार्केट की डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखा जाता है। और यही तो रीजन था कि फिर 1991 में हमने एलपीजी पॉलिसी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि इकोनॉमिकली हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, उधर यूएसएसआर को लैप्स हो गया था 1991 में, उसका इफेक्ट हमारे देश पे भी पड़ा, तो फिर हमने काफी सारे सेक्टर्स का फिर प्राइवेटाइजेशन किया। चल अब बट अभी जो हम कर रहे हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस कर रहे हैं। उस टाइम क्या कंडीशन थी और उस टाइम हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। चलो अब आते हैं सेकंड, द सोशलिस्ट मॉडल। अब देखो बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा द सोशलिस्ट मॉडल। वहां पे जो स्टेट कंट्रोल है वो मिनिमल होता है, यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल ज्यादा होगा। वहां पे मेन जो प्रायोरिटी होती है वो प्रॉफिट होती है, डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखा जाता है, और यहाँ पे सोशल जस्टिस को ध्यान में रखा जाता है, इक्वालिटी की बात करी जाती है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाती है, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी इनकम है। चलो एनसीईआरटी क्या कहती है? द सोवियत इकोनॉमी वाज मार्क्ड बाय कंप्लीट स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द लैंड, फैक्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। सभी सेक्टर्स पे स्टेट का कंट्रोल होगा। ओके, सेंट्रलाइज प्लानिंग होगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद अब्सेंस ऑफ मार्केट ओरिएंटेड डिसीजन, उसमें तो मार्केट को ध्यान में रखा जाता है, डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखा जाता है। सिंस ऑल मेजर डिसीजन वर टेकन बाय प्लानिंग कमीशन एंड ब्यूरोक्रेट्स, जो भी मेजर डिसीजन होंगे प्लानिंग कमीशन लेगा और ब्यूरोक्रेट्स लेंगे। इन इंडिया द लेफ्ट रेडिकल्स leaders of the Communist Party were firmly in favor of the Soviet type of economy। ऑब्वियस सी बात है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स है, जो यूएसएसआर और चाइना से इंस्पायर हैं और उनकी जो सोशलिस्ट पॉलिसी है उससे इंस्पायर हैं, तो वो किसके फेवर में थे? वो सोशलिस्ट मॉडल के फेवर में थे। एंड द लीडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी एंड दोज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोशलिज्म सच एज जवाहरलाल नेहरू आल्सो एनविसेज्ड अ मच ग्रेटर रोल ऑफ द स्टेट इन द नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो भी इस बात के फेवर में थे कि सोशलिस्ट मॉडल को ही अडॉप्ट करके हम देश का विकास कर सकते हैं और हमारे समाज का जो वीकर सेक्शन है उनको इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट द वेल्थ ऑफ द नेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ जस्ट मैनर। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, क्योंकि इनका मानना है अगर हम लिबरल
पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे तो जो रिसोर्सेज है, जो इनकम है, हो सकता है कि वो समाज के, देश के कुछ ही लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा हो और बाकी जो समाज है, बाकी जो देश के लोग हैं, उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही। और जो सोशलिस्ट मॉडल है वो सोशल जस्टिस की बात करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि सबको थोड़ा 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 मिलना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, इनका है सोशल जस्टिस मेन गोल। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है और जो लिबरल जो पॉलिसी है वो प्रॉफिट की बात करती है। ओके, चलो उसके बाद आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी जो इंडिया ने अडॉप्ट करी उसमें दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। कुछ सेक्टर्स मतलब हमें डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है, और हमें सोशल जस्टिस भी करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना ही है लेकिन सोशल जस्टिस को भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए हमने थोड़ी सी आइडियोलॉजी जो वो हमने यूएसए की अडॉप्ट करी और थोड़ी सी यूएसएसआर की। ठीक है, कुछ सेक्टर्स में हमने लिबरल मॉडल को अडॉप्ट किया और कुछ सेक्टर्स में हमने सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया। इंडिया चूज टू हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ सेक्टर्स प्राइवेट एंड पब्लिक हैड अ रोल टू प्ले। अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लिबरल and the socialist, and during the early years of planning a predominant role was assigned to public or state sector in developing basic and heavy industries for which the private sector did not have much resource। और उस टाइम कोई भी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, लाइसेंस पॉलिसी थी। वो बात अलग है कि 1991 में जब हमने एलपीजी को अडॉप्ट किया तो धीरे धीरे ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो लाइसेंस पॉलिसी थी, उनको कम कर दिया गया। ठीक है, एंड इट वॉज क्लियर मोर एवर that the task of poverty alleviation and social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government। कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, हमें पॉवर्टी को खत्म करना है। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को लाना है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों वर्ड यूज किया गया? इट मींस जो रिच पीपल हैं या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका पैसा गवर्नमेंट लेके किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी? हमारे समाज की आम जनता को। ठीक है, क्योंकि हम उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहते हैं और ये हमारी जो गवर्नमेंट था उनका प्राइमरी गोल था। ओके, और इसी रीजन से हमने कुछ सेक्टर्स पब्लिक में रखे और कुछ हमने प्राइवेट सेक्टर में रखे। ओके, तो आज के लिए मुझे लगता है कि ये सारी जितने भी मैंने 3 ये टॉपिक्स कराए हैं, लिबरल, सोशलिस्ट एंड मॉडल, वो आपको क्लियर हो गया होगा। उससे पहले पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, वो आपको क्लियर हो गया होगा। और उड़ीसा का जो एग्जाम्पल दिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं और कल हम प्लानिंग वाला टॉपिक करेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।